नमस्कार प्यारे साथियों, नेट जेआरएफ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गजानन दांडगे और युगेन हिंदी अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम चर्चा करने वाले हैं महाभोज नाटक पर आधारित प्रश्नोत्तरी पर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम महाभोज नाटक के कथानक, पात्र परिचय, उद्देश्य पर भी बात करने वाले हैं और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि मन्नू भंडारी ने महाभोज नाम से एक उपन्यास लिखा था 1979 में, यानी कि महाभोज नाम से सबसे पहले उपन्यास लिखा गया। बाद में 1983 में, कब 1983 में इस महाभोज उपन्यास का नाटक के रूप में परिवर्तन किया गया। अब आप कई किताबें जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको महाभोज नाटक का प्रकाशन वर्ष 1982 दिखाई देता है, लेकिन बात याद रखिए कि महाभोज नाटक का प्रकाशन वर्ष 1983 है। फिर आप कहेंगे कि 1982 में क्या हुआ था, तो मार्च अप्रैल 1982 में महाभोज नाटक का प्रथम मंचन हुआ था। मार्च अप्रैल 1982 में महाभोज नाटक का प्रथम मंचन हुआ था। तो ये फैक्चुअल डाटा आप याद रखिए। अब देखिए, कोई भी लेखक जब किसी रचना को लिखता है तब उसके पीछे उसकी कुछ अनुभूति रहती है, उसके कुछ अनुभव रहते हैं। तो जब महाभोज नामक उपन्यास मन्नू भंडारी ने लिखा तो उससे पहले हमारे देश में एक घटना हुई थी, जिस घटना ने पूरे के पूरे देश को प्रभावित किया था। हमारे संसद में काफ़ी हंगामा हुआ था। वह घटना थी बेलछी कांड की। क्या घटना थी? बेलछी कांड की। अब आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा और कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये जो बेलछी कांड की घटना है, यह कब हुई थी? तो यह 27 मई 1977 में हुई थी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि घटना कब हुई है? 27 मई 1977 में। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1979। इसका नाटक में रूपांतरण कब हुआ? 1983। तो थोड़ा सा घटनाक्रम भी आप याद रखिए। बेलछी नामक एक गांव है जो कि पटना जिले में है, यानी कि बिहार राज्य में है। यहाँ पर घटना क्या हुई थी? तो देखिए, यह दलितों पर अत्याचार की एक घटना है। दो जातियों में संघर्ष था और इस संघर्ष में एक जो उच्च जाति के लोग थे, उन्होंने दलित जाति के लोगों को पहले तो गोलियों से भून दिया था, उसके बाद रस्सी से बांधा गया था उन्हें, और फिर आग में झोंक दिया गया था। यानी कि एक आगजनी की घटना वहां पर हो गई थी। और इसमें कितने लोग मारे गए थे? तो साथियों, एक 12 वर्षीय विक्षिप्त बच्चा था और उसके साथ साथ 10 लोग थे, यानी कुल मिलाकर 11 लोगों को एक तो पहले गोलियों से भुना गया, फिर रस्सियों से बांधा गया और फिर आग में झोंक दिया गया। तो इस तरह की जो घटना है उसमें 8 दलित जाति के व्यक्ति थे। तो इस तरह की दलित जाति पर या दलितों पर जो शोषण होता है उनका, या उनके साथ जो अत्याचार की घटना है, उस घटना ने पूरे के पूरे देश को दहला दिया था। तो साथियों, यह थी बेलछी कांड की घटना और इसी घटना से प्रभावित होकर मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास लिखा था 1979 में। अब देखिए, इस उपन्यास में या इस नाटक में हमारे देश की जो सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई है उसे प्रस्तुत किया गया है। अब जब ये बेलछी कांड हुआ था तो पुलिस को इसमें तहकीकात करनी थी। तो पुलिस ने किस प्रकार से तहकीकात की, किस तरह से दबाव में आकर प्रशासन कार्य करता है, रिपोर्टें किस प्रकार से फर्जी बनाई जाती है, फिर राजनीति इसका किस तरह से फायदा लेती है, इसकी पूरी की पूरी चर्चा हम इस नाटक को पढ़ते हुए करने वाले हैं। क्योंकि बेलछी कांड के दौरान यह सभी कुछ हुआ था। फर्जी रिपोर्ट बनाई गई थी। कुछ लोगों ने तो इस घटना को जातीय हिंसा की घटना मानने से इनकार कर दिया था। अब देखिए, उस दौरान हमारे देश के गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो इन्होंने क्या किया था कि इस घटना को जातीय घटना माना ही नहीं था, बल्कि दो दलों के बीच संघर्ष की घटना है, जमीन के विवाद की घटना है, ऐसा माना था। लेकिन बाद में जब एक संसदीय समिति बैठाई गई थी और उसने जब पूरी तहकीकात की और रिपोर्ट पेश की, तब यह जातीय घटना है यह माना गया। जातीय संघर्ष की घटना है, उसके साथ साथ दलितों के शोषण की घटना है, इसे पूरी संसद में माना गया था। ठीक है। अब ये जो बेलछी की घटना हुई थी, आप कालावधि देखिए, 1977 का कालावधि है। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उसके बाद 1977 में उन्होंने आपातकाल हटा दिया था और एक चुनाव किए गए थे। उस चुनाव में स्वतः इंदिरा गांधी और उनका बेटा संजय गांधी दोनों के दोनों हार गए थे और पहली बार देश की राजनीति से, यानी कि संसद में से कांग्रेस पार्टी बाजू में हो गई थी, क्योंकि सरकार से वह निकल गई थी।
यानी कि कांग्रेस की हार हुई थी और जनता पार्टी का शासन आया था। प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए, जब बेलछी कांड की घटना हुई तो पूरा का पूरा देश इससे प्रभावित हुआ था और इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर जो दुरूह रास्ते थे जिनको पार करना मुश्किल था, उन रास्तों को पार करते हुए जिद पकड़ ली थी इंदिरा गांधी ने कि बेलछी कांड जहां पर हुआ है वहां पर जाएंगी और जिन परिवारों के साथ यह घटना हुई है उनके प्रति अपनी सांत्वना प्रकट करेगी। तो जब इंदिरा गांधी इस तरह से वहां पर गई थी तो जो उत्तरी राज्य है उन उत्तरी राज्यों को इस घटना ने प्रभावित किया था कि इंदिरा गांधी किस प्रकार से आम जनता के प्रति सहानुभूति रखती है, कैसे आम जनता से मिलती है, अपना जो दुख और सुख है वो उनके साथ बांटती है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी की एक गरीबों की लीडर के रूप में पहचान उस घटना के बाद बनी थी। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, राजनीति का तो हमने देख लिया कि किस तरह से राजनीति प्रभावित होती है ऐसी घटनाओं से, फिर लीडर वहां पर जाते हैं, परिवारों से मिलते हैं। एक प्रकार से राजनीति में वोट बैंक की भी राजनीति होती है, तो उसका भी पर्दाफाश इस महाभोज उपन्यास में या महाभोज नाटक में लेखिका ने किया है। प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से फर्जी कार्य करती है वह भी दिया गया है। इसके बाद पत्रकारिता, जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वह किस प्रकार से बिक जाता है और फिर किसी एक पार्टी के लिए पत्रकारिता करने लगता है, किसी दूसरी पार्टी के हमेशा दोष दिखाई देता है, हमेशा दोष दिखाता है जनता को। तो ये जो बिकी हुई पत्रकारिता है, जिसे हम चाटुकारिता की पत्रकारिता कहते हैं, उसका भी पर्दाफाश इस नाटक में मन्नू भंडारी ने किया है। चलिए हम अब नाटक पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पात्र परिचय लेंगे, उसके बाद हम कथानक पर बात करेंगे और इससे भी पहले हम क्या करते हैं कि इस नाटक के उद्देश्य पर बात करते हैं, नाटक के शीर्षक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाटक के शीर्षक पर। देखिए, महाभोज क्या होता है? महाभोज, आपने कभी महाभोज खाया है? आप कहेंगे कि महान भोज, महाभोज। साथियों, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 11-12 दिनों के बाद जो उसका 13वां किया जाता है तो तब एक महाभोज रखा जाता है, एक खाना रखा जाता है, उसे महाभोज कहते हैं। अब इस नाटक में एक लड़का है बीसू, है ना, उसकी लाश पड़ी हुई है पुलिया पर और उसकी लाश को किस तरह से राजनीतिक पार्टियां महाभोज के रूप में देखती हैं, यानी कि वह जो लाश है वह थाली में परोसे गए खाने की तरह है। एक जो विपक्षी पार्टी है वह उसका फायदा लेंगी और जो सत्ता में रूढ़ पार्टी है वह किस तरह से राजनीति करेंगी, यानी कि जो लाश पड़ी हुई है वह लाश लोगों के लिए महाभोज है। यह सांकेतिक अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ इस महाभोज शीर्षक का है। जब हम कथानक को सविस्तर रूप से पढ़ेंगे तब आप महाभोज शीर्षक की जो सार्थकता है उसे भी समझ जाएंगे। महाभोज नाटक का उद्देश्य क्या है? तो मैंने पहले ही आपसे चर्चा की थी कि हमारे समाज और राजनीति की जो कटु सच्चाइयां है वह हमारे सामने रखना इस नाटक का उद्देश्य है, जिसमें प्रशासन व्यवस्था की लाचारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीति में दलगत राजनीति, उसके बाद वोट बैंक की राजनीति, पत्रकारिता जो कि बिकी हुई पत्रकारिता है, चाटुकारिता की पत्रकारिता है, उसका पर्दाफाश करना, साथ ही साथ दलितों पर जो शोषण हो रहा है, प्रमुख मुद्दा है कि दलितों पर जो शोषण हो रहा है उसको जनता के सामने रखना। अब देखिए, लेखिका जब लिखती है तो वह कहती है कि पाठकों को केवल अश्रु विगलित करना इस नाटक का या उनकी रचनाओं का उल्लेख नहीं है, बल्कि जनता सोचने पर मजबूर हो जाए। देखिए, किसी भी साहित्य का उद्देश्य क्या होता है कि जब आप उस साहित्य को पढ़ते हैं तब आप ठीक वह व्यक्ति ना रहे जो उस साहित्य को पढ़ने से पहले थे, यानी कि आप में कुछ ना कुछ गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। और यही उद्देश्य मन्नू भंडारी का है महाभोज नाटक लिखते हुए, ताकि हमारे देश में दलितों का जो शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार की जो घटनाएं हो रही है वह घटनाएं बंद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पात्र परिचय करते हैं। तो देखिए, पात्र परिचय करते हुए मैंने अलग अलग यहाँ पर डिवीजन की हुई है कि दो पार्टियां हैं, यानी सत्ता में एक पार्टी है और एक विरोधी पार्टी है। तो देखिए, दास साहब की जो पार्टी है वह सत्ता वाली पार्टी है। दास साहब तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं। सुकुल बाबू इनकी एक विपक्षी पार्टी है और सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये हो गई एक पार्टी, ये दूसरी पार्टी। फिर पुलिस व्यवस्था में कौन कौन से पात्र आते हैं, उसके बाद मशाल नामक एक पत्र है, साप्ताहिक है, उसमें कौन कौन से पात्र हैं, तो पत्रकारिता से संबंधित जो पात्र है उनको अलग किया गया है। और बीसू जो एक गांव है, सरोहा नामक गांव, उस गांव में गांव के जो पात्र है उनको मैंने अलग कर दिया है। और इन पात्रों के इर्द गिर्द
इस नाटक का कथानक घूमता है। तो चलिए सबसे पहले पात्र परिचय कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पात्र है बीसू। देखिए बीसू इसमें कोई भी डायलॉग बोलते हुए दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी लाश पड़ी हुई है, उसकी हत्या कर दी है किसी ने। तो ये बिसेसर नाम से एक पात्र है जिसका नाम है बीसू। बीसू कह के पुकारते हैं। बीसू के पिता का नाम है हीरा। बीसू के पिता का नाम क्या है? हीरा। अब देखिए सरोहा गांव में बीसू की एक क्लासमेट थी जिसका नाम था रुकमा। क्लासमेट आपको पता है ना, क्लास में आप पढ़ते हैं तो अच्छी खासी लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। तो उसी तरह से बीसू की दोस्ती थी, एकदम जिगरी वाली दोस्ती थी रुकमा के साथ। लेकिन बाद में रुकमा की शादी हो जाती है। शादी किसके साथ होती है? बिंदा के साथ। बिंदा यह शहर में रहने वाला लड़का है। तो बिंदा के साथ शादी हो जाने के बाद रुकमा बिंदा के साथ शहर में चली जाती है। लेकिन जब रुकमा के पिता की मृत्यु हो जाती है तब खेती तो उनके घर में है, तो खेती को किसी को तो खेती करनी पड़ेगी। इसलिए रुकमा और बिंदा गांव चले आते हैं खेती संभालने के लिए। तो पहले बिंदा कहाँ रहता था? शहर में। फिर वह आता है गांव में। जब वह गांव में आ जाता है तो उसकी दोस्ती हो जाती है किससे? बीसू से। तो 7-8 महीने की इनकी दोस्ती है, लेकिन एकदम अच्छा वाला बॉन्ड उनके बीच हो गया, एकदम गहरी दोस्ती उनमें हो गई है। किसमें? बिंदा और बीसू में। और बीसू और रुकमा तो पहले से ही दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, तो इनकी एक अच्छी दोस्ती है। फिर एक पात्र है महेश। तो महेश यह पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है ना, जो कि रिसर्च कर रहा है। जाति व्यवस्था पर इसका रिसर्च है महेश का। और जब यह महेश, अब देखिए उपन्यास में थोड़ा सा महेश का कैरेक्टर अलग दिया गया है और इस नाटक में महेश का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है। नाटक में महेश को सूत्रधार के रूप में रखा है, यानी कि नाटक में जो अलग अलग घटनाएं हो रही है उन्हें जोड़ने का काम जो करता है वह कौन करता है? महेश नामक पात्र करता है, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर है। वह रिसर्च करने के लिए गांव आया है, जाति व्यवस्था पर उसका रिसर्च हो रहा है। फिर एक है जोगेश्वर साहू। जोगेश्वर साहू क्या करता है? तो इसकी एक बनिया है, यह उसकी दुकान है, वह दुकान चलाता है। और जब बीसू की लाश पुलिया पर पड़ी हुई थी तो सबसे पहले इस लाश को किसने देखा था? तो जोगेश्वर साहू नामक पात्र ने बीसू की लाश को सबसे पहले देखा था। फिर जोरावर नामक एक पात्र है। जोरावर उस गांव का जमींदार है, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति है। और यह व्यक्ति इन बाकी लोगों का शोषण करता है। किस प्रकार से शोषण करता है? तो देखिए सरकार ने एक मजदूरी तय की होती है कि लोग अगर काम करते हैं तो न्यूनतम मजदूरी, है ना, तो वह न्यूनतम मजदूरी भी उन्हें देता नहीं है, उससे कम मजदूरी देता है, ज्यादा घंटे उनसे काम करवाता है। तो ये बीसू नामक जो पात्र था ना, यह देखिए ये शहर में पड़ा हुआ पात्र है बीसू। यह शहर के एक कॉलेज में पढ़ा था। उसके बाद इसने क्या किया कि गांव आया, गांव में एक स्कूल खोला, फिर बच्चों को पढ़ाने लगा, रात्रि में बड़े लोगों को पढ़ाने लगा। फिर इन किसानों को पढ़ाता था। उनको पढ़ाते वक्त बताता था कि आपको सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी तय की है उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, आपको इस जोरावर से उतनी मजदूरी मांगनी चाहिए। और इसलिए अब जो उस गांव के लोग थे, जो किसान थे, वह संघर्ष करने के लिए तैयार हो रहे थे। और यह किसे पसंद नहीं था? जोरावर को वो पसंद नहीं था। और इसीलिए जोरावर ने एक आगजनी की घटना की थी। तो नाटक में एक आगजनी की घटना का उल्लेख है, तो वो किसने की थी? जोरावर ने की थी। हम उस पर सविस्तर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पात्रों पर बातचीत कर लेते हैं। फिर है बंसी और बिहारी। तो ये बंसी और बिहारी यह टिटहरी नाम का एक गांव है, उस गांव के व्यक्ति है, जो कि जोरावर के जान पहचान वाले हैं। और जोरावर बंसी और बिहारी को पैसे देकर बीसू की हत्या करवाता है। यह हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो आपको गांव के पात्र समझ में आए। बीसू, हीरा कौन है? बीसू का पिता। फिर बिंदा और रुकमा, तो ये पति पत्नी है और बीसू के दोस्त हैं। महेश रिसर्च स्कॉलर है। जोगेश्वर साहू एक बनिया है जो दुकान चलाता है। जोरावर शक्तिशाली व्यक्ति है जो गांव में जमींदार है। फिर बंसी और बिहारी यह टिटहरी नामक गांव के लोग हैं जो कि जोरावर के जान पहचान वाले हैं। और जोरावर इन दोनों को साथ में लेकर बीसू की हत्या करवाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम दास साहब के बारे में जानते हैं। देखिए दास साहब एकदम डेंजर किस्म के व्यक्ति हैं। किस तरह से? गीता का पाठ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गीता पढ़ते हैं। और एक आपने वो शायरी सुनी है, हर आदमी में होते हैं कई आदमी, हर आदमी में बसे होते कई आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो इस प्रकार के व्यक्ति है दास साहब। ये ऊपर से दिखते अलग है, अंदर से अलग है ना। और एकदम राजनीति को, चाणक्य की तरह राजनीति को चलाने वाले व्यक्ति है दास साहब, है ना। दलितों के प्रति हमदर्दी भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ जोरावर जैसे व्यक्ति को भी साथ रखते हैं जो कि दलितों का शोषण करते हैं। तो एक अलग अलग चेहरों वाले आदमी है दास साहब। फिर इनकी जो पत्नी है उनका नाम है जमुना बहन। अब देखिए आपने कभी गौर किया होगा
कि इन राजनेताओं के जो पत्नी होती है ना वो हमेशा बहन बन जाती है, या महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि ताई बन जाती है। तो राजनीति में जो अलग अलग नेता होते हैं उनकी पत्नियों को जो सभी कार्यकर्ता होते हैं, जो बाकी सब लोग होते हैं, वो अपने आप बहन ताई कहने लगते हैं। और उसी प्रकार से दास साहब की जो पत्नी है जमुना, उनको सभी के सभी क्या कहते हैं? जमुना बहन कहते हैं। फिर अप्पा साहब, तो अप्पा साहब कौन है? कि दास साहब की जो पार्टी है, जिस पार्टी से दास साहब मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उस पार्टी के जो पार्टी अध्यक्ष हैं वह है अप्पा साहब। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्तमान रूप में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान रूप में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? करंट जनरल नॉलेज आपका मैं जानना चाहता हूं कि कितना जनरल नॉलेज आपको पता है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए इन पार्टियों के लीडर कौन कौन है। आम आदमी पार्टी के लीडर कौन है, अध्यक्ष कौन है, बताइए। ठीक है। फिर पांडे जी कौन है? तो दास साहब के निजी सचिव हैं। दास साहब मुख्यमंत्री है ना, दास साहब के निजी सचिव कौन है? तो पांडे जी है। फिर रत्ती नामक एक पात्र है, लखन नामक एक पात्र है। अब लखन कौन पात्र है? लखन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यह एक कार्यकर्ता था, दास साहब का कार्यकर्ता है, जो कि जब 15 साल का था ना, 15 साल से यह दास साहब की थैलियाँ उठा रहा है। वो होते ना चटाई वगैरह नीचे बिछाने वाले, कुर्सियाँ इधर से उधर घुमाने वाले कार्यकर्ता, तो उस तरह का कार्यकर्ता है लखन। और जब सरोहा में एक उपचुनाव होने वाला है, सरोहा में एक सीट के लिए विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव के लिए दास साहब ने लखन को खड़ा किया है। किसे खड़ा किया है? लखन को। ये दास साहब इसके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि वह किस प्रकार से किसी एक कार्यकर्ता को नेता बना देते हैं, किसी एक कार्यकर्ता को संसद में लाते हैं या विधानसभा में लाते हैं। अब ये दिखाने की बात होती है। मुझे बताइए कि किसी नेता के कितने सारे कार्यकर्ता होते हैं? क्या हर कार्यकर्ता लीडर बन जाता है? नहीं बन जाता है। लेकिन जिस नेता की, दास साहब जैसे नेता की जो इमेज बन जाती है वह लखन नामक पात्र से बन जाती है। कि देखिए, एक कार्यकर्ता था जो चटैया बिछाता था, कुर्सियाँ इधर से उधर लेके जाता था, उस एक कार्यकर्ता को किस प्रकार से एमएलए के लिए चुनाव लड़वा रहे हैं दास साहब। तो सभी कार्यकर्ता नेता नहीं बनते, है ना। आप अगर कार्यकर्ता हो तो ये बात समझ लीजिए, कोई एक आध कार्यकर्ता है जो नेता बन जाता है, बाय चांस बन जाता है वैसे। फिर हम बात करते हैं दूसरी पार्टी की। तो हमने क्या कहा कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? दास साहब। अब इससे पहले एक मुख्यमंत्री थे, उनका नाम है सुकुल बाबू। ये दूसरे पार्टी के हैं, सुकुल बाबू। और जो सरोहा में एक चुनाव होने वाला है एक सीट के लिए, उसके लिए कौन खड़े हैं? सुकुल बाबू खड़े हैं। और सुकुल बाबू के विरोध में कौन खड़ा है? लखन खड़ा है। फिर उसके बाद सुकुल बाबू का एक कार्यकर्ता है जिसका नाम है काशी। तो एक ही कार्यकर्ता का इसमें उल्लेख आया है, काशी नामक कार्यकर्ता का। सुकुल बाबू का कार्यकर्ता है काशी। अब बात करते हैं पुलिस व्यवस्था की, प्रशासन व्यवस्था की। तो पुलिस व्यवस्था में एक डीआईजी है, डीआईजी का नाम क्या है? सिन्हा। एक एसपी है जिनका नाम है सक्सेना। फिर एक भैरव सिंह है जो कि थानेदार है, और मोहन सिंह है जो कि कांस्टेबल है। तो आपको पुलिस व्यवस्था के पात्र समझ में आए। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता वाले पात्र। पत्रकारिता में जो पत्र चलाया जा रहा है, यानी नाटक में जिस पत्र का उल्लेख है उसका नाम क्या है? मशाल। उसका उल्लेख क्या है? मशाल नामक पत्र से उसका उल्लेख है। और मशाल के जो संपादक हैं, मशाल साप्ताहिक के जो संपादक है उनका नाम है दत्ता बाबू। क्या नाम है? दत्ता बाबू। फिर मशाल का जो सहायक संपादक है उसका नाम है भवानी। क्या नाम है? भवानी। और प्रेस रिपोर्टर कौन है? प्रेस रिपोर्टर है नरोत्तम। तो इस तरह से हमने महाभोज नाटक के पात्रों पर बात कर ली है। अब मैं आपको महाभोज नाटक की कहानी सुनाता हूं, एक प्रकार से कथानक पर बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है बीसू से। किस तरह से? कि एक पुलिया है ना, एक ऐसी पुलिया है और उस पर एक लाश पड़ी हुई है। उस पुलिया पर एक लाश पड़ी हुई है और जोगेश्वर साहू नामक जो पात्र है वह सबसे पहले उस लाश को देखता है। और वहां पर फिर बीसू के पिता, बीसू की माता सब खड़े हैं, रो रहे हैं, है ना, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि बीसू की मृत्यु किस प्रकार से हुई है। वहां पर कुछ पुलिस वाले भी आए हुए हैं, दास साहब के कुछ आदमी भी है वहां पर पत्रकारिता का एक नरोत्तम नामक जो प्रेस रिपोर्टर है वो भी वहां पर खड़ा है, और थानेदार भी वहां पर है। अब देखिए क्या हो रहा है कि सभी लोगों को लग रहा है कि बीसू इस तरह से मर तो नहीं सकता,
जरूर किसी ना किसी ने उसकी हत्या की है, लेकिन पुलिस के डर से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। जब पुलिस वाले वहां पर कुछ तहकीकात करते हैं तो पूछते हैं कि सबसे पहले लाश किसने देखी। जोगेश्वर साहू कहता है कि मैंने देखी। तो तुमने क्यों देखी? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, तुमको गवाही देनी पड़ेगी। जोगेश्वर साहू डर जाता है। अब क्या होता है कि ये जो पुलिस वाले हैं वह मुस्तैदी दिखाते हैं और लोगों से कहते हैं कि बोलो क्या हुआ। अब लोग तो कुछ बोल नहीं पाते पुलिस के डर से, और फिर एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि बताया जाता है कि बीसू ने आत्महत्या की है। जब सब कुछ उसका पोस्टमार्टम अगर होता है तो उसमें जहर दिखाई देता है, तो ऐसा बनाया जाता है कि बीसू ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। एक व्यू बनाया जा रहा है। अब देखिए दूसरे दृश्य में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर नरोत्तम है प्रेस रिपोर्टर, तो वह वहां पर खड़ा था जब बीसू की लाश दिखी हुई थी। तो नरोत्तम जो है वह अपने मशाल के कार्यालय में चला जाता है और भवानी को कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ हंगामा होगा, क्योंकि एक दलित की लाश मिली हुई है और अभी एक सीट के लिए वहां पर चुनाव होने वाला है। विरोधी पक्ष के या विरोधी पार्टी के जो नेता है वह सुकुल बाबू वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लखन यहाँ से, जो कि दास साहब का विश्वसनीय कार्यकर्ता है, वो वहां से चुनाव लड़ने वाला है सरोहा से। तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। हमें इस खबर को छापना चाहिए और खबर को इस तरह से छापना चाहिए कि बीसू की किसी ने हत्या की है, ताकि सनसनी एकदम मसाले जैसी खबर बननी चाहिए, लोगों का ध्यान उस पर होना चाहिए। इससे क्या होगा, भवानी कहता है कि फिर हमारे जो पत्र है वो ज़्यादा चलेंगे, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। इस तरह से बात हो रही है। और फिर जब दत्ता बाबू आते हैं तो एक अंक निकाला जाता है और जिसमें बीसू की लाश को बीसू की हत्या बताया जाता है कि बीसू की किसी ना किसी ने हत्या की है। तीसरा दृश्य है जिसमें दास साहब के घर का दृश्य दिखाई दे रहा है। बातचीत हो रही है, वहां पर लखन चला जाता है और लखन कहता है कि आपने मशाल पढ़ा, पत्र पढ़ा? उस पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि बीसू की किसी ने हत्या की है। तो दास साहब कहते हैं कि इसमें क्या है, क्यों इतना उछल रहे हो? तो वो कहता है कि जरूर यह हत्या किसने की है? जोरावर ने की है। और यदि जोरावर ने की है तो हमारे 30% वोट चले गए, यानी कि 35% वोट चले गए। जोरावर जो है वह 35% वोटों को कंट्रोल करता है, जो दलितों के वोट है, क्योंकि सभी के सभी लोग उसकी जमीन में काम करते हैं, यह जमींदार हैं, और जो काम करने वाले हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? जोरावर करता है। यानी कि जो 35% वोट है वो किसके अंडर है? जोरावर के अंडर है। और इसीलिए लखन कहता है कि यदि जोरावर को पकड़ा गया या इस हत्या को फिर पेश किया गया सब लोगों के सामने, तो हमारे जो वोट होंगे वो चले जाएंगे। आप देखते नहीं कि आगजनी की घटना के बाद किस तरह का माहौल हो चुका है। अब और एक बात याद रखिए कि इस गांव में कुछ महीनों पहले एक घटना हुई थी, जो घटना है आगजनी की। और आगजनी की घटना में मैंने कहा था जैसे बेलची कांड में एक घटना हुई थी, तो उसी तरह की आगजनी की घटना सरोहा गांव में हुई थी। और उस गांव में 9 दलितों को जिंदा जला दिया गया था और उसके कोई सबूत नहीं मिले थे, कुछ नहीं मिले थे। लेकिन बीसू एक ऐसा व्यक्ति है, उसने उस आगजनी के प्रमाण जो है वो इकट्ठा कर लिए थे। और यह बात किसको पता चल गई थी? जोरावर को पता चल गई थी। और इसीलिए इस जोरावर ने बीसू की हत्या करवा दी थी, क्योंकि उस आगजनी का जो जिम्मेदार था वो कौन था? जोरावर था। 9 आदमियों को, 9 दलितों को जलाने का काम किसने किया था? इस जोरावर ने किया था। और इसीलिए यह बंसी और बिहारी से मिलकर किसकी हत्या करवाता है? क्या नाम होता है उसका? एक चाय वाले की दुकान पर जाया जाता है, वहां पर चाय के कप में जहर मिलवा देते हैं ये दोनों लोग, और इस तरह से जहर पिलवा कर बीसू की हत्या करवा दी जाती है। ये तो कहानी हो गई, लेकिन अब इस कहानी को पुलिस व्यवस्था, पत्रकारिता और फिर ये जो राजनीति है ये किस प्रकार से चलाती है, इसकी कहानी है महाभोज नाटक में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। जब दास साहब इस पत्र को पढ़ रहे हैं, मशाल पत्र को, फिर ये नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं कि दत्ता बाबू को अपने घर पर बुलाते हैं। फिर दत्ता बाबू को समझाते हैं कि आपको लोकतंत्र के प्रति सजग बनना चाहिए। लोकतंत्र में चौथा खंभा है पत्रकारिता। लोगों की विश्वसनीयता होती है पत्रकारिता में। आपको खबरें प्रमाणों के हिसाब से छपानी चाहिए। तो एक प्रकार से लोकतंत्र के बारे में जागरूकता फैला रहे दत्ता बाबू से कौन? दास साहब, क्योंकि उन्होंने घर पर मिलने के लिए बुलाया उनको। अब यहाँ पर क्या होता है कि दत्ता बाबू उनकी जो परेशानी है वो रखते हैं उनके सामने।
क्या क्या परेशानी है कि पत्र चलाना होता है तो उसके लिए कागज चाहिए होते हैं, इंक चाहिए होती है। तो ये जो कागज है, कागज का जो कोटा है वह मिलना चाहिए। फिर उसके साथ साथ पैसा कहाँ से आता है, तो पत्रकारिता में जो एडवर्टाइजमेंट होती है उससे पैसा आता है। तो दत्ता बाबू चाहते हैं कि जो सरकारी एडवर्टाइजमेंट है वो उन्हें मिले। अब दास साहब को पता है कि इसको अगर कंट्रोल करना है दत्ता बाबू को, तो कागज का कोटा दे देते हैं, उसके साथ साथ सरकारी एडवर्टाइजमेंट देते हैं और इनको कहते हैं कि बराबर से ठीक से पत्रकारिता करो। अब दास साहब इनको कागज का कोटा भी दे देते हैं और जो अलग अलग योजनाएं होती है, सरकारी योजनाएं, उनकी एडवर्टाइज करने के लिए भी कह देते हैं। और इस तरह से मशाल नामक पत्र को खरीदने का काम कौन कर रहा है, दास साहब कर रहे हैं। इस तरह के लालच देकर, इस तरह का कोटा वगैरह देकर, विज्ञापन देकर, क्योंकि विज्ञापनों से इनको पैसा मिलने वाला है। फिर दत्ता बाबू जो सही से पत्रकारिता कर रहे थे, जो घटनाओं को पेश कर रहे थे लोगों के सामने, जिस घटना के बारे में लिखा गया था कि बीसू की हत्या की गई है, बाद में डीआईजी, आपने यहां पर देखा होगा ना, डीआईजी सिन्हा ने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि बीसू ने आत्महत्या की है। तो उस डीआईजी सिन्हा की रिपोर्ट के हिसाब से दत्ता बाबू मशाल में छापने लगते हैं कि किसने, बीसू ने आत्महत्या की है। यानी पहले तो बताया हत्या, फिर बाद में बता रहे हैं आत्महत्या। यानी कि जब बिक जाती है पत्रकारिता, तब वह सत्ता के हिसाब से काम करने लगती है। इसका साफ साफ संकेत इस नाटक में मन्नू भंडारी ने हमें दिया है। भवानी भी उसी तरह का पत्रकार है। यानी कि इनको क्या चाहिए कि हमारी जो पत्र है वो बेचे जाने चाहिए ताकि हमें कुछ ना कुछ इनकम मिल सके। एक सच्चा रिपोर्टर है नरोत्तम। जब इस तरह से मशाल पत्र बिक जाता है, तब नरोत्तम इसका विरोध करता है कि आपको सिर्फ बिक्री 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 होनी चाहिए, यही आपको चाहिए, आपको सिर्फ कमाना है। अगर यही करना है तो कहीं पे कुछ ठेला वगैरह लगा लीजिए, पत्रकारिता क्यों करते हैं, है ना। लोकतंत्र में पत्रकारिता पर विश्वास होता है लोगों का। यह कौन कहता है, नरोत्तम कहता है। इसलिए नरोत्तम यह एक सच्चा रिपोर्टर है, एक सच्चा पत्रकार है इस नाटक में, ठीक है। और बाद में यह मशाल पत्र को छोड़ देता है, क्योंकि जब मशाल पत्र सरकार के हिसाब से पत्रकारिता करने लगता है, तब नरोत्तम नामक प्रेस रिपोर्टर छोड़ देता है इस पत्र को। समझ गए आप। अब पुलिस व्यवस्था में देखिए, डीआईजी सिन्हा को दास साहब बुला लेते हैं और कहते हैं कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है, मैं चाहता हूं कि लोगों की उसमें विश्वसनीयता बढ़े। आप फिर से एक बार किसी अच्छे अफसर को वहां पर भेजिए और वो वहां पर गवाहों से बातचीत करेगा और फिर एक अलग से रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। और इसलिए डीआईजी सिन्हा फिर एक व्यक्ति का नाम सुझाते हैं, उसका नाम है एसपी सक्सेना। एसपी सक्सेना को सरवा गांव में फिर से भेजा जाता है ताकि वह लोगों से पूछताछ करे और फिर एक रिपोर्ट बनाए। जब एसपी सक्सेना सरवा गांव में चला आता है और लोगों से पूछ कर एक रिपोर्ट बनाता है, तो उसने महेश से भी पूछ लिया, बिंदा से भी बातचीत हो जाती है। बिंदा से बातचीत करने पर, महेश से बातचीत करने पर, हीरा से बातचीत करने पर, जोगेश्वर साहू से बातचीत करने पर एसपी सक्सेना को इस बात पर पता चल जाता है, इस बात का पता चल जाता है कि बीसू की आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई है। और किसने हत्या की है, तो जोरावर ने उसकी हत्या की है। यह बात कैसे समझ में आती है, तो महेश सही से एसपी सक्सेना को सब कुछ बता देता है। एक रात महेश दौड़ते दौड़ते हुए एसपी सक्सेना के घर पर चला जाता है और उनको कहता है कि आप जल्दी से जाइए, क्योंकि बिंदा को जोरावर के आदमियों ने पीट दिया है। यानी कि बिंदा जो सच्चाई से बात कर रहा था, बीसू के बाद उस प्रमाणों को लेकर जो सच्चाई के लिए लड़ रहा था, जो न्याय के लिए लड़ रहा था, वो पात्र कौन सा है, बिंदा। तो बिंदा को जोरावर के आदमी पीट देते हैं। बाद में बिंदा उस तरह की अवस्था में भी एक दूसरे गांव चला जाता है जिसका नाम है टिटहरी गांव। किस गांव में, टिटहरी गांव में। और यह सब बात महेश किसको बता रहा है, एसपी सक्सेना को बता रहा है कि आप जल्दी से जाइए और बिंदा को रोक लीजिए, नहीं तो बिंदा इन दोनों की हत्या कर देगा। किसकी, बंसी और बिहारी की। क्योंकि उस दिन रुपन की चाय की दुकान पर बीसू को चाय में जहर घुलाकर किसने पिलाया था, तो बंसी और बिहारी ने पिलाया था। और यह बात किसको पता चल गई है, बिंदा को पता चल गई है कि और टिटहरी गांव में बंसी और बिहारी के पास एक अलग ही रूप से धन मिला है, पैसा मिला है। और यह बात स्पष्ट होती है कि बंसी और बिहारी ने ही बीसू की जहर पिलाकर उसकी हत्या करवाई है। और जब इनको पकड़ा जाता है, पुलिस, एसपी सक्सेना इन दोनों को पकड़ लेते हैं। ये दोनों गवाही दे देते हैं कि जोरावर के कहने पर ही इन्होंने बीसू की हत्या करवाई है। अब जब एसपी सक्सेना रिपोर्ट बनाते हैं,
तो रिपोर्ट बनाकर वो क्या करते हैं कि उसमें जो आत्महत्या बनाई थी डीआईजी सिन्हा ने उसे हत्या बना देते हैं और उसमें साफ साफ किसका नाम लाते हैं, जोरावर का नाम लाते हैं, और यह रिपोर्ट फिर जाती है दास साहब के पास। लेकिन आप एक बात समझ रहे हैं कि जोरावर किसका आदमी है, दास साहब का आदमी है। क्या दास साहब मुख्यमंत्री होते हुए जोरावर को फंसने देंगे? बिल्कुल नहीं फंसने देंगे। हाँ, और एक बात, अब देखिए कि राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है। जैसे ही बीशू की लाश दिखी है, सुकुल बाबू एक्टिव हो गए, क्योंकि एक दलित की लाश मिली हुई है, 35% वोट है दलितों के, और इसलिए दलितों को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, प्रेरित करने के लिए वहां पर जो सभाएं हैं वो लेना शुरू करते हैं। सुकुल बाबू प्रचार प्रसार करने लगते हैं और लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं। एक तरह से राजनीति ही कर रहे हैं ताकि 35% वोट उन्हें मिल जाए और फिर से वो सत्ता में आने लगे। जीत गए तो फिर से वह विधानसभा में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि सुकुल बाबू उनकी सभा लेते हैं, उस सभा में हंगामा हो जाता है दास साहब के आदमियों के बीच और सुकुल बाबू के आदमियों के बीच। तो लड़ाई होती है, पुलिस आती है और पुलिस उसको सॉल्व करती है। जब दास साहब को पता चलता है कि सुकुल बाबू ने सभा ली है और उसका काफ़ी अच्छा परिणाम हो रहा है और हमारे जो 35% वोट है वो उनके तरफ जा सकते हैं, तो दास साहब फिर शांति से उनकी एक सभा तय करते हैं सरोहा गांव में। और फिर सरोहा गांव में जब उनकी सभा तय हो जाती है, तय हिसाब से वो चले जाते हैं, लेकिन प्लान में जैसे ही सरोहा में पहुंचते हैं तो अंतर कर देते हैं। स्टेज पर जाने के अलावा वो कहाँ चले जाते हैं, बीसू के घर चले जाते हैं। बीसू के यहाँ जाकर हीरा से मिलते हैं, हीरा को हमदर्दी दिखाते हैं। एक मुख्यमंत्री, इतना बड़ा व्यक्ति हीरा से मिलने चला गया है और हीरा तो गदगद हो गया है कि अच्छा हुआ कि मेरा बेटा मर गया, क्योंकि मुख्यमंत्री मुझसे मिलने आ रहा है। बाकी लोगों को बीसू के पिता को हीरा को देखकर और दास साहब को देखकर ईर्ष्या हो रही है कि काश हमारा बेटा मर जाता तो मुख्यमंत्री हमसे भी, हमारे भी घर पर मिलने चले आते हैं। अब जो प्लान था दास साहब का कि वह सभा लेंगे, जो आगजनी में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपए की राशि देंगे और उसके साथ साथ एक योजना की शुरुआत करेंगे जिसे कहते हैं घरेलू उद्योग योजना। इसके तहत लोगों को पैसे मिलेंगे और वो घर पर ही कुछ ना कुछ उद्योग शुरू करेंगे, अपना कमाने के लिए कोशिश करेंगे। अब दास साहब क्या करते हैं, हीरा को कहते हैं कि चलो चलो हीरा मेरे साथ। हीरा को लेके जाते हैं स्टेज पर और हीरा के हाथों से घरेलू उद्योग योजना की जो शुरुआत है वो करवाते हैं। हीरा के हाथों से ही जिन लोगों को जला दिया गया था आगजनी की घटना में, उन लोगों के घर वालों को 5-5 हज़ार रुपए की राशि दी जाती है। इतना सम्मान पाकर हीरा तो गदगद हो जाता है। इस तरह से पूरे माहौल को कौन बदल देते हैं, दास साहब बदल देते हैं। लेकिन बिंदा सब कुछ समझ रहा है, बिंदा समझता है कि यह सब राजनीतिक पार्टियों की चालाकी है, इससे होने कुछ नहीं वाला है ना। इसलिए बिंदा संघर्ष करना चाहता है, वह न्यायालय में जाना चाहता है, वह दिल्ली जाना चाहता है ये प्रमाण लेकर, क्योंकि बीसू नामक जो व्यक्ति है ना वह भी उन प्रमाणों को लेकर आगजनी की घटना के, मैंने जैसे बेलची कांड के बारे में बताया था ना आपको, उसी तरह से मैंने आपको कहा कि सरोहा में एक घटना हुई थी आगजनी की जिसमें 9 दलितों को जिंदा जला दिया था। उसके प्रमाण किसने इकट्ठा किए थे, बीसू ने किए थे। तो बिंदा बीसू के बाद वह प्रमाण लेकर दिल्ली जाना चाहता है। अब देखिए, जब दास साहब सभा लेने जाते हैं सरोहा में तो वह इग्नोर करते हैं जोरावर को। क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि यह दास साहब की चालाकी है। यदि वो जोरावर के साथ रहने लगे तो दलितों को ऐसे लगेगा कि ये जोरावर के ही आदमी है ना, जोरावर के पक्ष में है, इसीलिए वह जोरावर को इग्नोर करते हैं। जब जोरावर तो सरपंच है उस गांव का, जब जोरावर को इग्नोर किया जाता है तो जोरावर से यह मिलता है काशी, और काशी जोरावर को प्रेरित करता है कि जोरावर बहुत कर ली खेतीबाड़ी, अब तुम भी इलेक्शन लड़ो। तो जोरावर इग्नोर होने की वजह से, दास साहब का इस पर ध्यान न होने की वजह से जोरावर तय करता है कि वो भी इलेक्शन लड़ेगा। अब आप सभी को पता है, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई कि सक्सेना ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, उसमें बीसू की हत्या का जो आरोपी है वो कौन है, जोरावर है। सब फाइल में है, रिपोर्ट में है। वह फाइल किसके पास चली गई है, दास साहब के पास चली गई है। उसके बाद जोरावर इलेक्शन लड़ने के लिए उछल रहा है। अब क्या होता है कि एक दिन जोरावर चला जाता है दास साहब के पास। दास साहब जोरावर से पहले तो ठीक से बात नहीं करते, कहते अच्छा अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, सुना है इलेक्शन लड़ रहे हो। जोरावर कहता है कि हाँ। तो दास साहब कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछने की मतलब ज़रूरत भी नहीं समझी।
जोरावर कहता है कि अब खेती बाड़ी बहुत कर ली, अब मुझे लगता है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, मैं भी नेता बनूं। तब दास साहब कहते हैं कि बेटा चुपचाप से अपनी खेती बाड़ी करो, क्योंकि सक्सेना ने जो रिपोर्ट बनाई है ना, और इन बंसी और बिहारी को पकड़ के रखा है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो बिस्सू वाली हत्या की घटना है ये किसने की है, ये जोरावर ने की है। तो तुम इलेक्शन तो बाद में लड़ लेना, पहले जेल की हवा खा लेना। अब जोरावर डर जाता है, फिर दास साहब को रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप ही माई बाप हो, आप ही सब कुछ हो, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। नहीं करता, मैं कहा इलेक्शन लड़ता हूँ, ये तो ये काशी ने मेरे मन में भर दिया इलेक्शन लड़ने का, मैं कहा इलेक्शन लड़ने वाला था। तो इस तरह से फिर जोरावर इनसे बात करता है। दास साहब जोरावर को अपना ही आदमी कहकर, क्योंकि 35% वोट है इसके पास, कितने 35%, एक सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है, लखन और सुकुल बाबू आपस में लड़ रहे हैं। तो दास साहब क्या करते हैं, फिर डीआईजी सिन्हा को कॉल करते हैं। डीआईजी सिन्हा को कॉल करते हैं, हेलो डीआईजी सिन्हा, आईजी बनना चाहते हो? मतलब ये मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि डीआईजी सिन्हा उतावला हो रहा है प्रमोशन के लिए, कि प्रमोशन मिल जाए तो वह आईजी हो जाए, डीआईजी से आईजी हो जाए। तो सिन्हा को कहते हैं कि ये एसपी सक्सेना, इसने रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट बना दी है, ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है, सबसे पहले इस एसपी सक्सेना को सस्पेंड कर दो। तो एसपी सक्सेना को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर डीआईजी सिन्हा को बुला लिया जाता है। डीआईजी सिन्हा को कहा जाता है, इतने साल पुलिसगिरी कर रहे हो, तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि ये तो कहता है कि मैंने तो सही रिपोर्ट बना दी थी आत्महत्या वाली। नहीं, आत्महत्या नहीं है, ये साफ साफ हत्या है। फिर डीआईजी सिन्हा सोचने लगता है कि हत्या कैसे। फिर तुम्हें समझ में नहीं आता कि यह व्यक्ति बिंदास शहर में रहता था, रुकमा से इसकी शादी हो गई, बीसू और रुकमा गहरे दोस्त थे। अब जरा तुम समझ रहे हो कि बीसू और रुकमा का आपस में रिश्ता था, इसीलिए यह बात बिंदा को पसंद नहीं थी। मतलब ये कौन बता रहे, दास साहब बता रहे डीआईजी सिन्हा को कि बीसू और रुकमा का कुछ ना कुछ रिश्ता था। यह बात बिंदा को पसंद नहीं थी, क्योंकि बिंदा की पत्नी थी रुकमा, बिंदा शहर में रहने वाला व्यक्ति है, उसको कैसे पसंद आएगा कि रुकमा बीसू के साथ मेल मिलाप रख रही है, ज्यादा दोस्ती कर रही है। तो इसलिए बिंदा क्या करता है कि बीसू की हत्या करवा देता है। तो इस तरह से दास साहब डीआईजी को कहकर पहले तो आत्महत्या वाली वो उस रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं। फिर दूसरी जो रिपोर्ट एसपी सक्सेना ने बनाई, जिसमें जोरावर को आरोपी बनाया गया, उस रिपोर्ट को भी खारिज कर देते हैं। और फिर डीआईजी सिन्हा से कहते हैं कि सीधी सीधी रिपोर्ट बनाओ, जिसमें कहो कि बिंदा ने बीसू की हत्या करवाई है। और इस तरह से नाटक के अंत में बिंदा को बीसू की हत्या के आरोप में पकड़ लिया जाता है। अब देखिए दृश्य कैसे चल रहा है। इस नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं। तो 11वें दृश्य में देखिए क्या चल रहा है कि बिंदा जो है उसको पुलिस स्टेशन में लेकर गए हैं। एक तो एसपी सक्सेना को सस्पेंड कर दिया है, बिंदा को जेल में ले गए हैं, वहां पर पुलिस बेरहमी से उसे पीट रहे हैं। अलग दृश्य चल रहा है, उसमें जोरावर के घर पर पार्टी चल रही है, क्योंकि जोरावर बीसू वाली केस से बच गया है, इसलिए जोरावर के घर में पार्टी चल रही है। उधर लखन भी उस पार्टी में शामिल है। फिर तीसरी अवस्था है दास साहब के घर की। दास साहब शांति से अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तीसरा एक दृश्य तैयार होता है जिसमें जो डीआईजी सिन्हा है वो आईजी बन चुका है और वह पार्टी दे रहा है। तो एक तरह से डीआईजी सिन्हा क्या कर रहा है, मस्त खाना खा रहा है ना, पार्टी कर रहा है अपनी बीवी के साथ, क्योंकि वह आईजी बन गया है। और एक दास साहब का घर है, वहां पर भी खाना खाया जा रहा है। यहाँ पर जोरावर के घर पर भी पार्टी चल रही है, वहां पर भी मस्त खाना खाया जा रहा है। यानी कि एक प्रकार से बीसू की जो लाश है जो पुलिया पर मिली थी, उसको महाभोज की तरह अपनाया है इन लोगों ने। किसने? दास साहब ने, जोरावर ने, ये सुकुल बाबू ने, पुलिस वालों ने, मशाल वालों ने, सब ने बीसू की जो लाश है ना उसको महाभोज की तरह देखा है, और सब ने इससे अपना अपना फायदा निकाल लिया है। ये जो डीआईजी है ये आईजी बन जाता है, सुकुल बाबू इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये जो आपको यहाँ पर जोरावर दिखाई देता है ये आगजनी वाली घटना से भी बच जाता है और बीसू की हत्या वाली घटना से बच जाता है। अपने ये जो किसान है जो ज्यादा उड़ रहे थे, देखिए एक बार इस नाटक में जोरावर का एक वाक्य आता है कि इन दलितों के जो बापजादे थे वह हमारे सामने झुककर बात किया करते थे, झुककर इनकी जो कमर है वह ऐसी टेढ़ी हो जाती थी, और अब ये ससुरे हमारी आंख में आंख डालकर बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। तो ये कौन कहता है? जोरावर। तो इस तरह का व्यक्ति है जिसको दलित आगे बढ़े
इससे सख्त तकलीफ है इसको, किसको, जोरावर को। तो जोरावर भी अपना अपना एंजॉय कर रहा है, दास साहब मस्त घर में पार्टी करके खाना खा रहे हैं, एक प्रकार से यहाँ भी महाभोज चल रहा है और इधर भी महाभोज चल रहा है। तो आपको समझ में आया कि इस नाटक का शीर्षक जो महाभोज दिया गया है, या उपन्यास का शीर्षक जो महाभोज दिया है, तो एक लाश को किस तरह से भोज की तरह देखा है इन लोगों ने, उस वजह से इस नाटक का शीर्षक है महाभोज। तो मुझे लगता है पात्र और इस नाटक का जो कथानक है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस नाटक पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, महाभोज नाटक किसका है? तो ये बात आपको पता है, महाभोज नाटक मन्नू भंडारी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभोज नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए, महाभोज नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1983 है। महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1979 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1979। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है, निम्न में से असंगत कथन का चयन करें। किसका चयन करना है? असंगत कथन का चयन करना है। असंगत कथन का चयन करना है। ए, महाभोज नाटक का पहला प्रदर्शन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के रंगमंडल द्वारा किया गया था। तो एकदम करेक्ट है, महाभोज का प्रथम प्रदर्शन एनएसडी द्वारा किया गया था, दिल्ली के रंगमंडल द्वारा किया गया था। महाभोज नाटक का मंचन पहली बार मार्च 1982 में हुआ था। तो एकदम करेक्ट है, मार्च अप्रैल 1982 में इसका प्रथम मंचन हुआ था, एकदम करेक्ट है। सी, प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक अमल अल्लाना ने इसके शुरुआती और प्रभावशाली मंचन का निर्देशन किया था। तो यह भी करेक्ट है। महाभोज मूलतः एक उपन्यास के रूप में 1975 में प्रकाशित हुआ था। तो यह गलत है, क्योंकि महाभोज उपन्यास 1975 में नहीं बल्कि कब, 1979 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पांचवें सवाल पर चर्चा करते हैं। पांचवा सवाल है, महाभोज नाटक के प्रथम मंचन के संदर्भ में निम्न पात्र एवं उनकी भूमिका को सुमेलित करिए। यानी कि जो प्रथम मंचन हुआ था तब नाटक के पात्रों की जो भूमिका है वो किसने निभाई थी? तो देखिए, जो आधे अधूरे नाटक है उससे संबंधित पहले इस तरह के सवाल बन चुके हैं, तो हो सकता है कि महाभोज नाटक के संबंध भी इस तरह के सवाल बने। तो चलिए हम देखते हैं कि किसने किसकी भूमिका अदा की थी। सबसे पहले दास साहब। तो देखिए, दास साहब की भूमिका मनोहर सिंह ने निभाई थी। दास साहब की भूमिका मनोहर सिंह ने निभाई थी। सुकुल बाबू, तो सुकुल बाबू की अनिल कपूर ने। तो आप एक याद रखिए, अगर आप ये भी याद रखेंगे ना कि सुकुल बाबू की किसने निभाई थी? अनिल कपूर। सुकुल बाबू की भूमिका अनिल कपूर ने निभाई थी, तो आप आंसर दे सकते हैं, दास साहब, मनोहर सिंह, सुकुल बाबू, अनिल कपूर। तो ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2 पहले ही ऑप्शन में, यानी कि सी का 3 और डी का 4। अप्पा साहेब की भूमिका हेमंत मिश्र ने, अप्पा साहेब की भूमिका हेमंत मिश्र ने, और पांडे जी की वागीश कुमार सिंह ने। पांडे जी की भूमिका वागीश कुमार सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, महाभोज नाटक के प्रथम मंचन के संदर्भ में निम्न पात्र एवं उनकी भूमिका को सुमेलित करें। निम्न पात्र एवं उनकी भूमिका को सुमेलित करें। लखन, लखन, लखन माउथो। लखन मेरा दोस्त है, तो मैंने ऐसे ही याद रखा था कि माउथ माउथ करके, है ना, लखन। तो लखन प्रमोद माउथो, प्रमोद माउथो, लखन प्रमोद माउथो। जमुना बहन, अब इसमें एक ही महिला है, जमुना बहन। तो जमुना बहन की किसने भूमिका अदा की है? सुरेखा सिकरी ने। एसपी सक्सेना, अनंग देसाई ने, और महेश एवं सूत्रधार। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आपको। तो महेश की भूमिका किसने अदा की थी? विजय कश्यप ने। महेश की विजय कश्यप ने। तो आप एक बात ऐसे याद कीजिए कि महेश की विजय, महेश की क्या? विजय, और लखन का माउथ, लखन का माउथ महेश की विजय, और एसपी सक्सेना अनंग देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 7वां सवाल है उस पर चर्चा करते हैं। हमारा 7वां सवाल है, उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है।
तो इसे स्थिति प्रधान उपन्यास किसने कहा है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी या ऑप्शन डी अमल अल्लाना। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने महाभोज की भूमिका में यह सब कुछ लिखा है कि महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान, बल्कि यह स्थिति प्रधान उपन्यास है। अगला सवाल है, बड़े बड़े नगरों के सभ्य नागरिकों के लिए महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। कथन किसका है? अब देखिए, जो नगरों की जनता है वह यदि महाभोज नाटक देख ले तो उनको बुरा लग सकता है, कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, अरे यार गलत हुआ उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बात करेंगे। लेकिन जो गांव के लोग हैं जब यह नाटक देख लेंगे तो उनके अंदर एक संघर्ष की भावना निर्माण हो जाएंगी, साहस की भावना निर्माण होगी। यह किसने कहा है? तो देखिए, महाभोज नाटक की भूमिका में यह बात स्वयं मन्नू भंडारी ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुमेलित करें। दा साहब, देखिए कि पात्र है और वह किस पद पर है, हमें सुमेलित करना है। तो दा साहब मुख्यमंत्री है, मैंने पहले ही बताया था आपको, दा साहब तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं। सुकुल बाबू विरोधी पार्टी के नेता है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। अप्पा साहब यह पार्टी के अध्यक्ष हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। और पांडे जी दा साहब के निजी सचिव हैं। तो इस पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुमेलित करें। दत्ता बाबू, ठीक है, तो दत्ता बाबू कौन है? यह मशाल के संपादक है, मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं। भवानी यह सहायक संपादक है मशाल का, यह भी करेक्ट है। नरोत्तम यह प्रेस रिपोर्टर है। महेश यह रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। तो इस प्रकार से हमने सुमेलित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है? बस एक सांस की डोर, वह टूटी और आदमी गया। कथन किस पात्र का है? ऑप्शन ए महेश, ऑप्शन बी नरोत्तम, ऑप्शन सी बिंदा या ऑप्शन डी भवानी। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए महेश यह सूत्रधार है और सूत्रधार के रूप में वह यह बात कहता है कि मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है, बस एक सांस की डोर, वह टूटी और आदमी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बीसू की लाश को सबसे पहले किसने देखा था? तो इस पर हमने पहले ही चर्चा की है। बीसू की लाश को सबसे पहले जोगेश्वर साहू ने देखा था। अगला सवाल है, महाभोज नाटक में किस गांव का वर्णन है? ऑप्शन ए सेमरी, ऑप्शन बी बेलारी, ऑप्शन सी सरोहा या ऑप्शन डी लमही। तो साथियों ये जो सेमरी और बेलारी है यह गोदान उपन्यास में आए गांव है। किस उपन्यास में? गोदान में। और सरोहा नामक जो गांव है वह महाभोज नाटक और महाभोज उपन्यास में आया है। तो किस गांव का उल्लेख है? सरोहा का उल्लेख है। अगला सवाल, सरोहा में हुई आगजनी में कितने हरिजनों को जिंदा जला देने का उल्लेख है? अब मैं पूछ रहा हूं सरोहा में नाटक में कितने लोगों को जिंदा जला देने का उल्लेख है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 3। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 आदमियों को जिंदा जला देने का उल्लेख महाभोज नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सेल कोई कमिटमेंट ही नहीं है आप लोगों का। यदि ऐसा ही है तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए, खूब बिकेंगे, बहुत सेल होंगी। महाभोज नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो मैंने कहा था आपको कि एक ईमानदार पत्रकार है, वही इस तरह का वाक्य कह सकता है कि सेल, इससे अच्छा है कि पान की दुकान खोल लो। ऑप्शन ए नरोत्तम, ऑप्शन बी भवानी, ऑप्शन सी दत्ता बाबू या ऑप्शन डी दा साहब। तो साथियों इसका सही जवाब है प्रेस रिपोर्टर नरोत्तम यह बात कहता है। अगला सवाल है, महाभोज नाटक कितने दृश्यों में विभाजित है? महाभोज नाटक कितने दृश्यों में विभाजित है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 11। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11। महाभोज नाटक 11 दृश्यों में विभाजित है। अगला सवाल है, महाभोज नाटक के निम्नलिखित दृश्यों को क्रम से लगाएं। अब देखिए हमें महाभोज नाटक के दृश्यों को क्रम से लगाना है। 11 दृश्य हैं, मुझे लगता है आप कम से कम पहले जो 4-5 दृश्य हैं उन्हें याद करके रखिए। सबसे पहला दृश्य कौन सा है? तो पुलिया का दृश्य है जिस पर लाश पड़ी हुई है। दूसरा दृश्य किसका है? तो वह मशाल साप्ताहिक जो है ना उसके कार्यालय का दृश्य है।
तो देखिए, सबसे पहला दृश्य गांव का मैदान, मशाल साप्ताहिक का कार्यालय, दास साहब की कोठरी का भीतरी भाग या सरोहा गांव की हरिजन बस्ती। तो देखिए इसका सही जवाब है सबसे पहले ए, गांव का मैदान, जहां पर लाश मिली है। वैसे लाश पुलिया पर मिली है और वह गांव का मैदान ही है, तो ए। फिर उसके बाद मशाल साप्ताहिक का कार्यालय, बी। दास साहब की कोठरी का भीतरी भाग, सी। सरोहा गांव की हरिजन बस्ती, डी। तो ए बी सी डी यह सही क्रम है इन दृश्यों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महाभोज नाटक में किस समाचार पत्र के माध्यम से पत्रकारिता में हो रहे मूल्य ह्रास की ओर संकेत किया है? तो साथियों इस सवाल का जवाब आप लोगों को पता ही है। मुझे बताइए बिजली यह जो पत्र है यह किस उपन्यास में आया है? तो साथियों हमारे इस सवाल का जो जवाब है, महाभोज नाटक में किस समाचार पत्र के माध्यम से पत्रकारिता में हो रहे मूल्य ह्रास को अभिव्यक्त किया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, मशाल पत्र के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछुड़ने का दुख। फिर से एक बार, आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछुड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। महाभोज नाटक में कथन किस पात्र का है? ऑप्शन ए दत्ता बाबू, ऑप्शन बी जमुना बहन, ऑप्शन सी दास साहब या ऑप्शन डी सुकुल बाबू। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी दास साहब। यह दास साहब का कथन है। आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल है, अब आप ही सोचो दास साहब, इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुका कर रहते थे। झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी, पर आप लोग इतना माथे पर चढ़ा रहे हो कि आज ये ससुरे आंख में आंख गाड़ कर बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता यह हमसे। महाभोज नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो इस पर हमने पहले ही चर्चा की है, यह जोरावर का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महाभोज नाटक में वित्त मंत्री के रूप में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी लोचन, ऑप्शन सी लखन या ऑप्शन डी दास साहब। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए चौधरी। चौधरी यह वित्त मंत्री के रूप में आते हैं महाभोज नाटक में, मतलब इनका उल्लेख है केवल। आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल है, अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की। कथन किस पात्र का है? ऑप्शन ए दत्ता बाबू, ऑप्शन बी नरोत्तम, ऑप्शन सी भवानी या ऑप्शन डी दास साहब। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी दास साहब। यह सॉरी हाँ नहीं ठीक है, अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की, हाँ दास साहब का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली से आया महेश किस विषय पर रिसर्च कर रहा है? ऑप्शन ए गांव में क्लास स्ट्रगल एंड कास्ट स्ट्रगल, गांव में धर्म जाति और राजनीति, गांव की आर्थिक राजनीति या ऑप्शन डी ग्रामीण समाज और संस्कृति बदलती तस्वीर। तो साथियों इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, गांव में क्लास स्ट्रगल एंड कास्ट स्ट्रगल। इस विषय पर रिसर्च कर रहा है महेश, जो कि इस नाटक में सूत्रधार है। अगला सवाल है, महाभोज नाटक के अनुसार बीसू को किसकी चाय की दुकान पर जहर पिलाया गया था? ऑप्शन ए उत्तम, ऑप्शन बी रुस्तम, ऑप्शन सी पुत्तन या ऑप्शन डी पुरुषोत्तम। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पुत्तन। पुत्तन की चाय की दुकान पर बंसी और बिहारी, कौन? बंसी और बिहारी, यह दो पात्र क्या करते हैं, उसकी चाय में जहर मिलाकर उसे पिला देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लड़कों ने पुत्तन की दुकान पर बीसू को चाय के साथ जहर पिलाया था वे किस गांव के रहने वाले थे? ऑप्शन ए सरोहा, ऑप्शन बी टिटहरी, ऑप्शन सी बेलारी या ऑप्शन डी उमाली। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, टिटहरी गांव के थे। बंसी और बिहारी किस गांव के थे? टिटहरी गांव के थे। अगला सवाल है, जिन लड़कों ने पुत्तन की दुकान पर बीसू को चाय के साथ जहर पिलाया था वे कौन थे? ए बंसी, बी बिहारी। तो ये दोनों ही थे, बंसी और बिहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 27वां सवाल है, महाभोज नाटक के अंत में बीसू की हत्या के आरोप में किसे गिरफ्तार किया जाता है? ऑप्शन ए महेश, ऑप्शन बी बिंदा, ऑप्शन सी रुकमा या ऑप्शन डी जोगेश्वर साहू। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी बिंदा। बिंदा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
28वां सवाल है, 1966 में प्रकाशित बिना दीवारों का घर नाटक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी कांता भारती या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का नाटक है बिना दीवारों का घर और महाभोज नाटक उन्हीं का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है जहां उसके बिसु के हत्या के मामले से सांप बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा आईजी के प्रमोशन का और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उपर्युक्त घटना महाभोज नाटक के किस दृश्य में है? ऑप्शन ए छठे दृश्य में, ऑप्शन बी 10वें दृश्य में, ऑप्शन सी 5वां दृश्य या ऑप्शन डी 11वां दृश्य। तो साथियों यह घटना किस दृश्य में है? तो 11वें दृश्य में है, जो कि अंतिम दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का यह कथन है कि इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 31वां सवाल है, बस समझ लीजिए सर हम सब लोगों के जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए जोरावर ने, ऑप्शन बी महेश ने, ऑप्शन सी बिंदा ने या ऑप्शन डी जोगेसर ने। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी महेश ने। महेश एसपी सक्सेना से कहता है कि बस समझ लीजिए सर हम सब लोगों के जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। चलिए अगला सवाल है, चुनाव से पहले दास साहब ने सरोहा में कौन सी योजना शुरू की थी? तो इस पर भी हमने चर्चा की है कि दास साहब ने कौन सी योजना शुरू की थी। ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा योजना, ऑप्शन बी बेटी पढ़ाओ योजना, ऑप्शन सी घरेलू महिला आत्मनिर्भर बने योजना या घरेलू उद्योग योजना। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी घरेलू उद्योग योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खेती बाड़ी बहुत कर ली अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी। महाभोज नाटक में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दास साहब, ऑप्शन बी लखन सिंह, ऑप्शन सी जोरावर या ऑप्शन डी अप्पा साहब। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी जोरावर। जोरावर कहता है कि खेती बाड़ी बहुत कर ली अब हम राजनीति करेंगे थोड़ी, और किससे कहते हैं? दास साहब से कहता है। अगला सवाल है, जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वो आत्महत्या करेगा? नहीं साहब नहीं, उसे मारा गया है। कथन किसने किससे कहा है? ऑप्शन ए सक्सेना ने दास साहब से, ऑप्शन बी सक्सेना ने डीआईजी सिन्हा से, ऑप्शन सी महेश ने सक्सेना से या ऑप्शन डी बिंदा ने एसपी सक्सेना से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिंदा ने सक्सेना से। बिंदा एसपी सक्सेना से कहता है कि जो जिंदगी से इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वो आत्महत्या करेगा? नहीं साहब नहीं, उसको मारा गया है। यह कथन है बिंदा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों लगभग 34 सवालों पर हमने चर्चा कर ली है महाभोज नाटक पर आधारित। मुझे लगता है महाभोज नाटक का उद्देश्य, महाभोज नाटक के शीर्षक की सार्थकता, महाभोज नाटक का कथानक, महाभोज नाटक के पात्र और प्रश्न, इन सभी को आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये सब। मुझे लगता है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे वीडियो को या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।